गाइस हम बात करेंगे क्लास 9 का जो 5 जुलाई को जो है आपका साइंस पेपर है। ठीक है, 5 जुलाई को साइंस एग्जाम है आपका। मैं उसी से संबंधित क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगी और ये आपका तीन पार्ट में मिलने वाला है। ठीक है, 3 पार्ट में मिलने के साथ साथ आपको जो है जो रेड्यूस सिलेबस है, यानी कि आपका टर्म टू की दृष्टि जो रेड्यूस सिलेबस है वो भी आपको जो है ना चैप्टर वाइज जो है मैं आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराऊंगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको 40 में 40 अंक हासिल करना है तो ये तीन पार्ट के साथ आपको मैं मतलब कि आपको जो रेड्यूस सिलेबस है चैप्टर वाइज वो भी वीवीआई क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लाऊंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर पीडीएफ चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें भी चेक कर लेना। ठीक है, सो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। सो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें मालूम है तो मैं ये आपको मतलब नहीं रखना चाहूँगी आपके सामने, बट ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि नहीं 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे। ये आपका सेक्शन ए है और यहाँ पर 7 प्रश्न में से 5 प्रश्न का आंसर देने आपको अनिवार्य है। सो सबसे पहले क्वेश्चन से हमारा कार्य और शक्ति का असहाय मात्रक क्या होता है। सो आई होप आप जानते होंगे कि शक्ति और कार्य का असहाय मात्रक क्या होता है। शक्ति का असहाय मात्रक, कार्य का असहाय मात्रक जूल होता है, शक्ति का वाट होता है। जूल को हम जे से सूचित करते हैं और वाट को हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो ये चीज़ें हैं फर्स्ट नंबर में, ये आंसर होनी चाहिए। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें बोला है किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवर्ती उसके वेग के किस प्रकार संबंधित है। सो तरंग का वेग बराबर हम जानते हैं आवर्ती गुना मतलब आवर्ती गुना तरंग दैर्ध्य। एंड अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो कैपिटल वी इक्वल टू यहाँ पर है वी और यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन से हमें बोला H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। सो H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए H मतलब हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन होगा। और एक हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 2 इसका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। और ये रहा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है और अणुओं की संख्या 1 है, इसीलिए 16 होगा। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, यानी 2H + O। तो 2H यानी इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 2 और ऑक्सीजन का 16 है, तो दोनों को मिलाएंगे 8 और 16 कितना हो जाएगा, 18U। तो हम कह सकते हैं H2O का आणविक द्रव्यमान जो है वो 18U है और जो हमें यहाँ पर दिख रहा है यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है एक मोल से आप क्या समझते हैं। सो एक मोल आखिर होता क्या है। सो आपको लिखना है एक मोल उस पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, जिसमें उसके मौलिक कणों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, अगर आप ये इतना बड़ा नहीं लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 कण के बराबर होता है। ये आंसर आप लगा सकते हो। ओके, तो ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन, यानी एक मोल से आप क्या समझते हो। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो राइबोसोम जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे यहाँ पर हमें 7 नंबर क्वेश्चन बोला है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। जो एड्स नामक बीमारी जिसको HIV कहा जाता है वो किस विषाणु के द्वारा मतलब किस एड्स बीमारी जो है वो किस वजह से होता है, तो आंसर हो जाएगा HIV इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में बोले वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस जो उपस्थित है। सो वायुमंडल में कुल मिला के 78% जो है ये आपका नाइट्रोजन है, इसमें 21% जो है ये आपका ऑक्सीजन है और 1% जो है इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। सो कुल मिला के हम जानते हैं दुनिया में 100% होता है, 100 में से आपका 78% तो आपका हो गया नाइट्रोजन एंड 21% जो है वो ऑक्सीजन और 1% जो बचा वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। सो हमें चाहे बोला जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की ऐसा मतलब कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है तो आप बोलेंगे 21। अगर आपसे बोला जाए नाइट्रोजन का कितना है वायुमंडल में कितने प्रतिशत है तो आप बोलोगे 78%। तो यहाँ पर हमें वायुमंडल में नाइट्रोजन बोला है तो 78 हो जाएगा। सो गाइस हमने यहाँ पर हमें बोला है 5 प्रश्न का आंसर करना है, लेकिन मैंने आपको 7 का 7 करा दिए क्योंकि आपको 7 का 7 ही याद करना है। क्या पता इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको 7 का 7 प्रश्न का आंसर मैंने बताया। अब आते हैं सेक्शन बी की ओर।
देखिए सेक्शन बी में भी आपको 5 प्रश्न का आंसर देने होंगे। कुल मिला के यहाँ पर भी 7 प्रश्न देखने को मिलेगा, बट आपको 5 प्रश्न का आंसर करना है, लेकिन वो भी एग्जाम में। बट यहाँ पर मैं आपको सातों का सातों क्वेश्चंस करवाऊंगी, यानी कि कुल मिला के 19 प्रश्न होता है ना, मैं 19 का 19 प्रश्न का हल आपको बताऊंगी। बट आपको एग्जाम में 19 का 19 प्रश्न नहीं देने होंगे, जो निर्देशक दिया हुआ है आप उन्हीं के आधार पर देने की कृपा करेंगे। सो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। इसमें क्या बोला, 8 नंबर क्वेश्चन। सो बोला गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें, यानी गतिज ऊर्जा क्या है, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी में एक क्वेश्चन मिला दिया है, उन कारणों का उल्लेख करें जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, कि वो कारण भी हमें उल्लेख करना है जिन पर जो है गतिज ऊर्जा जो है वो निर्भर रहती है। ठीक है, जैसे हमें खाने के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उसी तरह गतिज ऊर्जा के लिए और वो किस चीज़ पर निर्भर होते हैं। ठीक है, सो आंसर समझ लो। पहले हम गतिज ऊर्जा का परिभाषा निकालते हैं। सो गति के कारण किसी वस्तु में जो कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, यानी कैपेसिटी जो आ जाती है, उसी को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। एंड जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते चलेंगे तो चलती हुई गाड़ी, बहती हुई पानी, या उड़ती हुई पंछी, या फिर कह सकते हैं उड़ता हुआ हवाई जहाज, या दौड़ती हुई कार, ये सारी चीज़ें क्या है, ये गति के कारण जो है, यानी गतिज ऊर्जा की परिभाषा एक तरह से हम समझेंगे। उसके बाद हमें बोला उन कारणों का उल्लेख करें जिससे जिस पिंड में गतिज ऊर्जा जो है निर्भर होती है। सो वो कौन सा पिंड है, सो आंसर हो जाएगा किसी पिंड की गतिज ऊर्जा यानी पिंड के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर होते हैं। यानी किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो पिंड के किस पर निर्भर होते हैं, वेग पर, यानी किस वेग से चल रहा है, एंड उसका द्रव्यमान कितना है, यानी उनका भार कितना है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। मतलब कि यही चीज़ हमें बोला है कि किस पर निर्भर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। इसमें क्या बोला है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। यानी अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, ये हमें दोनों को परिभाषित करना है। सो सबसे पहले देखो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। सो आंसर हो जाएगा वह तरंग जिसमें मध्यम के कण, मतलब कि मध्यमान स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि तरंग। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो। दूसरा अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो वह तरंग जिसमें मध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग। ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला है कि मोल में बदले, ये जो 12 ग्राम ऑक्सीजन है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको हमें मोल में बदलना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया यानी O2 का जो द्रव्यमान दिया, O2 का द्रव्यमान यानी स्मॉल m कितना दिया, 12। उसके बाद हम जानते हैं O2 का मोलर द्रव्यमान, O2 का मोलर द्रव्यमान जिसको हम लोग यानी कैपिटल M से सूचित करते हैं। ठीक है, ये कितना दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर O2 का जो मोलर द्रव्यमान है जिसको हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं वो कितना है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पर O2 है, O2 यानी 2 है तो 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कैपिटल M। उसके बाद स्मॉल m आपका कितना दिया हुआ है, स्मॉल m आपका दिया हुआ है 12 ग्राम यानी ऑक्सीजन का। तो हमें क्या निकालना है, अब मोल संख्या। तो मोल संख्या निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है तत्व का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और तत्व का द्रव्यमान हमने स्मॉल m माना है और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M माना है। स्मॉल m का मान कितना है, 12 ग्राम है और कैपिटल का 32 है, तो हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है स्मॉल m का हमारा 12 हो जाएगा और इसका 32 है, तो आप इसको 4 से काट सकते हो, 4 तिया 12 और यहाँ पर 4 8 है 32। अब आपको क्या करना है, 8 से 3 को डिवाइड करना है। तो 8 से 3 जो है काफ़ी छोटा है, इसीलिए हमने दशमलव लगाया, इसके पहले 0। 8 तिया 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 4 32 ज़्यादा नहीं जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा, और यहाँ पे दशमलव के बदले 0 लगाएंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। 8 7 56, 7 बार में जाएगा 56, यहाँ से कितना मिला, 4 मिला। दशमलव के बदले फिर 0, यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ 5 8 है 40, यानी 8 5 40, 40 में 40 गया खत्म, तो हमारा आंसर कितना बचा, 0.35 ये हमारा फाइनली आंसर होगा, जो मोलों की संख्या होगी, जो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर हमें बोला है कि इसमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले आप निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, जिसको हम लोग जिसको हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं। ओके, सो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का वो कितना होता है 12, और ऑक्सीजन यहाँ O2 है, यानी 2 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, और इसमें द्रव्यमान कितना है, 1 का 16। तो आपको करना क्या है, 12 + 16 गुना 32, यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा 32, यानी 32, और अगर आप 12 को जोड़ते हो
तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा, 2 2 4 3 और 1 4 यानी 44 यू हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 हो जाएगा और CO2 का जो द्रव्यमान दिया है वो 22 है। सो मोल संख्या बराबर हम क्या जानते हैं, यौगिक का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। यौगिक का द्रव्यमान कितना है 22, मोलर द्रव्यमान 44 है। सो आपको क्या करना है, सो 22 बटे 44 करना है, ठीक है। तो 22 से कम 22 हो, यहाँ पे 44 हो जाएगा 2 बार में। तो आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 से 1 कम है इसलिए 10 में लगाया जाता है, यहाँ पर जीरो के पहले जीरो लगाना जरूरी है। एंड 2 पंचे 10 से तो खत्म हो गया। सो हमारा फाइनली आंसर जो है 0.5 आएगा और ये हमारा आंसर जो है मोलों की संख्या में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हमारा था आंसर 10 नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बोला 10 मोल जल अणु का द्रव्यमान निकालो। यहाँ पर हमें द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जल का सूत्र H2 होता है, ठीक है। और H2 यानी 2H का जो होता है वो कितना होता है 2 × 1 और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो 2 और 16 कितना हो जाएगा 18, यानी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, यानी कैपिटल M कितना हो गया आपका 18। एंड यहाँ पर हमें N भी दिया हुआ है, N बराबर 10 दिया है। तो हम जानते हैं N बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर स्मॉल m बाय कैपिटल M यही जानते हैं। हमें ये दोनों का मान दिया है, N का 10 और यहाँ पर M का नहीं दिया, स्मॉल m का, और कैपिटल M का दिया है कितना 18। अब आपको क्या करना है, क्या है स्मॉल m का मान निकालने के लिए आपको इसको इधर में रखना है। तो 8 ये भाग में है, यानी कि 10 इधर में है और ये 18 भाग में है, तो इधर आ जाएगा गुना में और इधर हो जाएगा स्मॉल m। सो 18 को 10 बार गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि हमारा द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा 180 ग्राम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना मोल संख्या। सो मोलर द्रव्यमान 18, मोल संख्या 10 है, 18.180 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन से हमें बोला उदाहरण के साथ इनको परिभाषित करो। यहाँ पर संयोजकता और संभारिक दोनों का हमें एग्जाम्पल के साथ इनका डिफिनेशन देने होंगे। सो सबसे पहले देखो संयोजकता क्या है। सो किसी तत्व की संयोजन शक्ति, यानी कि जो संयोग करने की जो शक्ति होती है या क्षमता होता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। लेकिन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण करता है अथवा साझेदारी करता है उसी को उस तत्व का संयोजकता कहा मतलब होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम का जो मतलब कि जो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्ष में हमेशा 2 होगा, दूसरा कक्ष में 8 होगा और तीसरा में जितना बचेगा उसको डाल देंगे। ये तो था आपका क्या सोडियम का। अगर हम बाजन से यहाँ पर कार्बन का लेते हैं, कार्बन का कितना है 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले पहला घर में कितना आता है 2, दूसरा घर में 8, 10 और जो बचा वो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर फिलहाल हम बात करेंगे यानी कि यहाँ पर जो जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता वो कितने 1 है। तो यहाँ पर कार्बन में क्या था 2 था, 8 था और 2 था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। तो इसीलिए यहाँ पर संयोजकता भी कितना हो जाएगा 2 होता। अगर हम कार्बन का लेते एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमने सोडियम का लिया तो सोडियम का 1 हो जाएगा क्योंकि 11 होता है। सो इसका इस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद होगा। उसके बाद संभारिक क्या है, सो संभारिक वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान तो किसी भी हाल में समान होंगे लेकिन परमाणु संख्या जो वो अलग अलग होंगे, इसी को संभारिक कहा जाता है। और जैसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है 18 लेकिन परमाणु द्रव्यमान 40 है। उसी तरह कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है 20 लेकिन परमाणु द्रव्यमान 40 है। द्रव्यमान तो समान है, संभारिक भार समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है, इसको संभारिक कहते हैं। चूंकि दोनों के परमाणु द्रव्यमान 40 है लेकिन परमाणु संख्या 18 और 20 है, तो इसी को कहा जाता है संभारिक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोला है टीकाकरण क्यों आवश्यक है, यानी टीकाकरण हम क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाते हैं और अनेक रोग कारकों को वो पूरी तरह से नष्ट करती हैं। ठीक है, और हमें रोगों से भी बचाती है। दूसरा, टीकाकरण द्वारा संक्रमण रोगों का भी निवारण किया जा सकता है। अतः यह हमारे लिए काफ़ी जो है आवश्यक है और हमें टीकाकरण समय बाय समय हमें लेनी चाहिए। बस यही रीजन आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। इसमें बोला स्थिरीकरण स्थिरीकरण क्या है। सो वह प्रक्रिया यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तत्व जो है नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर, ठीक है, पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य यौगिकों का उत्पादन जो किया जाता है, इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ही कहा जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की आते हैं सेक्शन
सेक्शन सी, सेक्शन बी तो हो गया। सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, 5 में से आपको 3 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक के लिए 5-5 मार्क्स जो है दिया गया है। सो यहाँ से 15 से आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स का और 150 शब्द में आपको देने की आंसर जो है देने की कृपा करनी होंगे। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला 15 में। सो बोला जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा हो तो किया गया कार्य का व्यंजक निकालो। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है यानी फोर्स लगाया जाता है तो बल की दिशा में वो विस्थापित हो जाता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये किया गया कार्य W होता है, कार्य मतलब वर्क, ठीक है। उसके बाद फोर्स यानी कि F और गुना विस्थापन यानी S, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सो आपको क्या करना है, किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी बल को मतलब कार्य को क्या से सूचित करते हैं W से और बल को फोर्स यानी F से और S हमारा विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका बी नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या बोला, थोड़ा लंबा जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। इसमें बोला 1500 kg द्रव्यमान की एक कार का वजन कितना 1500 kg है और इसमें मतलब कि कहा गया है 30 किलोग्राम पर आवर के वेग से चल रही है, मतलब किलोमीटर पर आवर की किलोग्राम नहीं सॉरी किलोमीटर पर आवर की वेग से चल रही है और वेग को 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो किया गया कार्य वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जो कार का द्रव्यमान है पहले उसको निकालते हैं। कार का द्रव्यमान यानी स्मॉल एम से सूचित करेंगे, कितना kg है 1500 kg है। अब यहाँ पर क्या करना है, कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। बट गाइज आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगा, आपको मीटर पर सेकेंड में करने होंगे। सो ये 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चूंकि हमें मालूम है 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना, होते हैं। अगर 1 घंटा को हमें सेकंड में चेंज करना है, 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होते हैं, तो दो मतलब 3600 सेकंड होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 660 गुना 60 लगा सकते हो, क्योंकि 6 मिनट 6 सेकंड 636 यानी 3600 वही आ जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, इनको चेंज करना है, यानी कि प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर जो था ये माइनस आपको दिख रहा है तो किलोमीटर ये h ऊपर चला जाएगा तो इसमें माइनस आना तय है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसका हो जाएगा 30 किलोमीटर और हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 होता है तो 30 को 1000 से गुना करेंगे और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 60 मिनट में 60 सेकंड। आप चाहो तो इसको काट सकते हो 2 बार में, इसको चाहो तो यहाँ से आप काट सकते हो कितना 2 5 दूनी 10 यानी कि 500 बार में 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर सकते हो, 2 तिया 6 और यहाँ से 25 यानी 3 से आपको 25 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 3 8 24, ठीक है 24 और यहाँ से कितना बचा आपका 24, एक बचा, यहाँ पर 10 मिनट लगाएंगे 10 यानी 3 आपका बढ़ते रहेगा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है उस कार का कितना हो जाएगा 8.33 सिर्फ बढ़ते जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम इसका अंतिम वेग निकालेंगे यानी v निकालेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। सो 60 किलोमीटर को हम क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे एंड 60 गुना 60 यानी टाइमिंग को भी हमें चेंज करना होगा। 60 एकम 60 खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 तिया 6 और ये 50 दूनी 10 हो जाए, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये 50 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 3 एकम 3, यहाँ से कितना बचा 2 और 20 हो जाएगा, 3 चौक 18 यहाँ से कितना बचा 2, फिर 10 मिनट लगाएंगे, फिर 3 चौक 18 यानी कि इस तरह आपका जो है बढ़ते जाएगा 6 कहने का मतलब है 16.6666 कभी ख़त्म नहीं होगा, मतलब इसका भाग ऐसे ही चलते रहेगा, मीटर पर सेकंड जो है आ चुका है। अब आपको करना क्या है, आप इसको मानेंगे लगभग 6.66 से जो है ना ये बढ़ रहा था इस तरह, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 16.67 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका अंतिम वेग। अब आपको करना क्या है कि इसीलिए कार की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ mu, यहाँ पे u स्क्वायर क्योंकि प्रारंभिक का निकाल रहे हैं। सो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा और m का मान कितना है 1500 गुना प्रारंभिक वेग कितना 8.33 और इसका पावर हो जाएगा 2 क्योंकि v का u का स्क्वायर है। सो आप अगर इससे कट करेंगे 2 7 14 2 5 10 यानी 750 को अगर आप 8.33 और इसका डबल गुना कर देंगे, इससे अगर आप गुना करते हो तो फाइनली मोमेंट जो है आपको कितने मिलने वाले हैं 5 यानी कि
41.68 जूल जो है आपको मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा का आदर्श मात्रा जूल होता है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, अंतिम वेग, अंतिम गति यानी कि कार की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जिसको ई की एफ से सूचित करते हैं, ये भी हो जाएगा हाफ, यानी कि हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हाफ एम का मान कितना है, एम का तो वही रहेगा 1500, बट यहाँ पर भी का स्क्वायर जो है 16.67 का होल मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। अब यहाँ से गुना करेंगे 750 गुना, इसको डबल गुना कर देंगे यानी 6.67 का होल स्क्वायर से गुना करोगे तो फाइनली जो है आपका आंसर कितने आने वाले हैं, ये आंसर आ जाएगा। एंड जो किया गया इस कार द्वारा जो कार्य किया गया है, तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ, यानी आपको ई यानी कि ई के एफ से आपको माइनस करना है ई के आई, ठीक है। ई के एफ का मान कितना है 20, 8, 4, 1, 6.68 जूल है, इसमें से माइनस करना है ये, तो माइनस करने के बाद फाइनली जो है आपका आंसर हो जाएगा 1,56,375 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर, इसमें हमें बोला अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है। सो इसका आंसर हो जाएगा कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर है, क्या है पहले देखते हैं अनुप्रस्थ और उसके बाद अनुदैर्ध्य। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुप्रस्थ यानी अनुप्रस्थ तरंग में मध्यम के कण मध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग में कण मध्यमान स्थिति के गिर्द गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि तरंग, ओके। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, यह क्रमशः श्रृंगार और गर्त की उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और यह क्रमशः संपीड़न और विरल उत्पन्न करते हैं और बढ़ती भी है, ठीक है। और इसका थर्ड है, यह ठोस या द्रव की सतह से गमन करता है, ठोस या द्रव की सतह से गमन करता है, लेकिन गैस में यह तरंग उत्पन्न नहीं होती है। और इसमें क्या बोला है, या ठोस द्रव गैस तीनों ही सतह में क्या करती है, गमन करती है। और इसका अगर देखेंगे तो सिर्फ ठोस और द्रव में बस गैस को छोड़कर, लेकिन इसमें तीनों में गमन करती है, तो यही था इसका अंतर। अब देखते हैं यहाँ पर इसका 16 नंबर का 20 में क्या बोला है, निम्नलिखित से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। सो आंसर हो जाएगा अश्रव, मतलब कि अश्रव्य ध्वनि क्या है, तो अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होता है। HZ जो है इसको हर्ट्ज कहते हैं और ये ध्वनि का ऐसा मात्रक होता है। उसी तरह यहाँ पर प्राश्रव्य ध्वनि क्या है, तो प्राश्रव्य ध्वनि जो है ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोला है, रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक मॉडल क्या था, आंसर बताओ। सो और दूसरा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी और नील्स बोर ने उन कमियों को दूर करने के लिए परमाणु का नया मॉडल कैसे बनाया, ये भी आपको दिखाना है। सो सबसे पहले काम है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु नाभिक मॉडल है वो क्या था। सो इसका था कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, जो परमाणु का केंद्र होता है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर धनावेशित होता है, ये उन्होंने रदरफोर्ड ने ढूंढा था, ठीक है। दूसरी, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, एक परमाणु का जो संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होता है, ठीक है। और दूसरा अगर बात करेंगे, उन्होंने दूसरा क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मतलब कि वर्तुलाकार मतलब मार्गों में चक्कर लगाते हैं। जो ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, ये इन्होंने बताया था, ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड जी ने बताया था। तीसरा, इन्होंने क्या बताया था कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, यानी कि ये मान लिया परमाणु संख्या है इसके अंदर तो ये हो रहा है आपका नाभिक, तो परमाणु की तुलना में तो काफ़ी कम होगा, ये उन्होंने बताया था। लेकिन इसमें भी उनका जो है कमी पाया गया, जो नील्स बोर ने इसको पूरा करने के लिए नया मॉडल बनाया, ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी वो क्या थी, इनको देखते हैं। कि पहला कमियां ये थी कि परमाणु द्रव्यमान की संख्या को नहीं सुलझा पाया, यानी उन्होंने नहीं सुलझा पाया कि परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या है। दूसरी, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं करें, तो ये उनकी कमियां थी जो रदरफोर्ड ने किया था। तो इस कमियों को दूर करने के लिए, यानी रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं जो है उनको प्रस्तुत की है। पहला अवधारणाएं क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाती है, ये नहीं कि इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे नहीं, ठीक है।
जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविधता कक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए इन्होंने क्या रचना किया, ये तो बीच वाला होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। जो बाहरी कक्षा होता है तो इलेक्ट्रॉन कक्ष के, जिसको फर्स्ट कक्ष को कहते हैं के, और इसमें परमाणु संख्या यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1। उसी तरह यहाँ पर दूसरा कक्षा में एल जो यहाँ पर 2 है, तीसरी कक्षा में एम जो 3 है, और चौथी कक्षा में एन जो 4 है। तो इस तरह उनकी कमियों को दूर किया नील्स बोर जी ने। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो परमाणु है, हो सकता है आपका एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, तो ये फिगर आपको बनाना ही है। एंड नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल, तो नेक्स्ट हमें दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविधता कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का मतलब कि विकिरण नहीं होता है। जब ये कक्षा में चक्कर लगाता है इसमें ऊर्जा का कोई विकिरण नहीं होता है, तो ये उन्होंने दूर करके बताया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है संक्रमण रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियाँ जो है आवश्यक है। पहला सावधानियाँ क्या होंगी जो हम इस तरह के रोगों से बच सकते हैं, तो भीड़ भाड़ जो है कम करके, ये पहला है। दूसरा, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराकर दूर किया जा सकता है। चौथा है ग्राउंड व कक्षा के कमरों को स्वच्छ रखकर। चौथा है खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करके। पांचवा है स्कूल के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। छठा है वैक्सीन का टीका लगवा कर। और सातवां है टॉयलेट को साफ रखकर। और आठवां है खुले फल व भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन रोगों को दूर भगा सकते हैं। देन यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, नाइट्रोजन चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। सो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन चक्र, जैसे वायुमंडल का 78% भाग जो है नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए और कुछ विटामिन विटामिन तथा दूसरे जैविक यौगिकों में भी पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है एल्केलाइड। ठीक है, एल्केलाइड तथा यूरिया आदि जो है नाइट्रोजन चक्र के अंदर में पाया जाता है, मतलब इसके अंदर भी पाए जाते हैं नाइट्रोजन चक्र। अगर बात करते हैं यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसमें आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कुछ स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को स्थिरीकरण करता है, और कुछ बैक्टीरिया मतलब कि द्विबाजी मतलब कि पात्री पौधों के कुछ स्पीशीज के साथ भी पाए जाते हैं, जैसे लेग्यूम पौधे में। ठीक है, तो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया जैसे फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचनाएं मूल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो भौतिक क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट और NO3 और नाइट्राइट में बदल देते हैं। जैसे बिजली चमकने के दौरान हवा में पैदा हुई उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है, जो पानी यानी H2O यानी कि ऑक्साइड में घुलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं, जिससे हम लोग अम्ल वर्षा भी कहते हैं। तो पौधे नाइट्रेट और नाइट्रस को प्राप्त कर उन्हें अमीनो अम्ल में भी परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद आपको ये वाला फिगर जो है ड्रॉ करने होंगे, तब जाके आपको फुल मार्क्स जो है मिलेंगे आपके एग्जाम में। ओके, सो ये वाला PDF अगर आपको चाहिए होंगे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मैं आपकी सारी PDF जो है दे दूँगी। ठीक है।